नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये घटना अभूतपूर्व है, एक चेतावनी है, एक बड़ी आशंका को जन्म देने वाला है। भविष्य के लिए हमें चेताता है कि अगर यही प्रवृत्ति रही तो देश किस तरफ ले जाया जा रहा है और वो उसका हाल क्या होगा। अब सोचिए, सुप्रीम कोर्ट, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय और उसका मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई अपनी अदालत में बैठा हो और एक वकील, 71 साल का वकील राकेश किशोर जूता फेंक कर मारे। ये कितनी भयानक घटना है, कितनी डराने वाली घटना है, कितना भविष्य के प्रति आशंकाएं खड़ी करने वाली घटना है कि भरी अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोई वकील जूता फेंक कर मारे। हालांकि चीफ जस्टिस ने इसे हल्की घटना मानकर टाल दिया है। राकेश किशोर को पहले तो पुलिस ने पकड़ा, लेकिन बाद में छोड़ दिया क्योंकि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कोई केस दर्ज कराने से मना कर दिया। जाहिर है कि वो चीफ जस्टिस के इंस्ट्रक्शन पर ही हुआ होगा। चीफ जस्टिस ने इसे उस तरह से नहीं लिया कि जैसे उनका घोर अपमान हुआ हो या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की गई हो। अन्यथा राकेश किशोर के बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं था और ये तो सरेआम हुआ है। तो भले ही चीफ जस्टिस गवई ने उन्हें बख्श दिया हो, लेकिन वो बख्श देने के काबिल नहीं थे, लायक नहीं थे। उन्हें दंड मिलना चाहिए था और दंड इसलिए मिलना चाहिए था, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने जूता फेंक कर मारा, बल्कि वहां पर उन्होंने ये नारा भी लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस पूरे प्रकरण में कई भारतीय राजनीति के सूत्र छिपे हुए हैं, भारतीय सामाजिक व्यवस्था के सूत्र छिपे हुए हैं और भविष्य के संकेत भी यहां से पढ़े जा सकते हैं। पहली बात तो ये कि हमारे समाज में दलितों के प्रति कितनी नफरत भरी हुई है, ऊंची जातियों में, सो कॉल्ड अपर कास्ट में, कि वो हिंसा की हदें छूने लगी है। हिंसा की हदें वो हमेशा छूती रही है, लांघती रही है, लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायालय में इसका प्रदर्शन होना अपने आप में अनूठा है, भयभीत करने वाला है। तो वो अगर चीफ जस्टिस दलित ना होते, A.R. गवई के जगह पर कोई मिश्रा, तिवारी, ठाकुर, इस तरह का कोई व्यक्ति होता तो ये प्रतिक्रिया नहीं होती। बेशक A.R. गवई ने एक सुनवाई करते हुए एक छोटी सी टिप्पणी की थी, हल्की सी टिप्पणी की थी, और जिसको सनातन का अपमान बताते हुए प्रचारित किया गया। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था और उसके बावजूद गवई ने बड़प्पन दिखाते हुए सफाई भी दी और कहा कि मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता और मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा है, लेकिन उसकी बातों को नहीं मानना और उसी अदालत में उनका इस तरह से अपमान करने की कोशिश करना, ये एक भारतीय राजनीति का नया मोड़ है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का भी एक नया मोड़ है, जो बताता है कि पिछले 11 साल में हिंदुस्तान किस तरह से बदला है। ये एक नए ब्राह्मणवाद का उभार है और इसको आप बहुत सारी प्रतिक्रियाओं में सोशल मीडिया में पढ़ सकते हैं। जो इस ब्राह्मणवाद के समर्थक हैं, पैरोकार हैं और जिनके अंदर दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों के खिलाफ जहर भरा हुआ है, वो टूट पड़े हैं गवई पर
और यहाँ तक लिख रहे हैं कि ऐसे जजों के साथ सड़कों पर मारपीट की जानी चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जो राकेश किशोर की तारीफ कर रहे हैं, ठीक उसी अंदाज में जैसे कभी हिंदुत्व के समर्थकों ने गोडसे की तारीफ की थी। गोडसे ने जब गांधी की हत्या की थी तो यही कहा गया था कि उन्होंने साहस का परिचय दिया है, यद्यपि ये ढंग उचित नहीं था। उनके सारे हिंदुत्व के समर्थक गोडसे को हीरो मानते थे, आज भी मानते हैं। और ये सारा उस ब्राह्मणवाद की कोख से पैदा हुआ है, ये घृणा, ये नफरत, ये हिंसा, जिसके आधार पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति टिकी हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आखिर क्या है? यही ब्राह्मणवाद को पुष्ट करने वाला, पोषित करने वाला संगठन है और उसी की कोख से जन्मी है बीजेपी। उनकी पूरी विचारधारा में ही ये ब्राह्मणवाद भरा पड़ा है। जो एमएस गोलवलकर थे, दूसरे सरसंघ चालक, उन्होंने अपनी पुस्तक वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड 1939 में लिखी थी। उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना की थी जिसमें वर्ण व्यवस्था को आदर्श बताया था। वे ब्राह्मणों को मस्तिष्क और शूद्रों को शारीरिक श्रम के रूप में वर्णित करते हैं। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था का, मनुवादी व्यवस्था का रूप है, जिसमें श्रेणीबद्धता कर दी गई है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत, ये सारे वर्ण वर्ग बना दिए गए थे। और ये जो ऊपर के वर्ण में बैठे लोग हैं वो चाहते हैं कि वही व्यवस्था बनी रहे। और ये सारा उपक्रम, बहुत सारे विशेषज्ञ मानते हैं कि ये जो हिंदुत्व है दरअसल ब्राह्मणवाद का मुखौटा है, कैमोफ्लाज है। और ये ब्राह्मणवादी फासीवाद का भी एक लक्षण है। और यही फासीवाद है जो कभी सड़कों पर हिंसा के रूप में दिखता है और कभी सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंक कर अपनी अभिव्यक्ति करता है। इस संगठन में, आरएसएस संगठन में, आप जानते हैं कि अभी तक 6 सरसंघ चालक हुए, उनमें से 5 ब्राह्मण हुए। इस संगठन का जन्म ही महाराष्ट्र के ब्राह्मण संप्रदाय से हुआ है। ब्राह्मणों के बीच से, उसमें भी चित पावन ब्राह्मण जो सबसे पवित्र माने जाते हैं। ब्राह्मणों में भी आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे साधु संत कहते रहते हैं ये नीच ब्राह्मण है, ये उच्च ब्राह्मण है। तो उनमें चित पावन ब्राह्मणों ने इसको ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, अपर कास्ट के वर्चस्व को, उनकी पकड़ को सुरक्षित रखने के लिए इस संगठन को बनाया था। इस संगठन में दलितों को प्रवेश तो मिलता है। अगर आप भंवर मेघवंश की किताब पढ़ेंगे तो बताते हैं कि इनको जगह तो दी जाती है, लेकिन दरी बिछाने के लिए, काम करने के लिए जो पूरी संरचना है उसमें हर जगह पर ब्राह्मण ही बैठे होते हैं, चाहे सरसंघ चालक हो, चाहे प्रांतीय जो स्तर पर जो उनके नेतृत्व होता है उसमें भी उन्हीं का वर्चस्व होता है। तो ये पूरी तरह से ब्राह्मणवादी संगठन है जिसने आजकल एक नया शब्द अख्तियार कर लिया है, सनातनी सभ्यता, सनातनी संस्कृति। और उस मुखौटे में अब यह हिंदुत्व अपना काम कर रहा है, ये ब्राह्मणवाद अपना काम कर रहा है और लगातार इसके प्रभाव देखे जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको मेघवंशी का जिक्र किया, वो बताते हैं कि मैंने क्यों छोड़ा आरएसएस। उसमें बताते हैं कि दलितों को भाईचारा का लालच दिया जाता है, लेकिन वे ब्राह्मणवादी संरचना में ही रहते हैं। संगठन राष्ट्रीय आंदोलन के अस्पृश्यता उन्मूलन प्रयासों से हमेशा खुद को दूर रखता है। संघ कभी नहीं कहता कि वर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। वो उसको बनाए रखने का हामी है, वो उसको हिंदुत्व का आधार मानता है। तो ये उसका चरित्र है।
तो ऐसे में जब कोई राकेश किशोर सुप्रीम कोर्ट के दलित चीफ जस्टिस पर जूता फेंकता है तो वो पुष्टि कर रहा होता है कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा क्या है, वहाँ किस तरह से लोगों को इस सामाजिक व्यवस्था जो मनु ने प्रपोज की थी या लागू की थी उसके हिसाब से व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तैयार किया जाता है। अभी राकेश किशोर का पूरा बायोडाटा नहीं आया है। जब आएगा तब हमें पता चलेगा कि ये किस तरह के शख्स, इनका बैकग्राउंड क्या है। क्या ये संघ से जुड़े हुए हैं, क्या बीजेपी से जुड़े हुए हैं, क्या किसी संघ परिवार की किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, और किस वर्ण के हैं, इसका भी यहाँ पर अब महत्व हो जाता है। वैसे तो हमें जाति का जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन जब कभी जातिवादी ढंग से कोई बिहेव करता है तो आपको उसकी जाति भी जाननी पड़ती है, क्योंकि वो जाति के आधार पर व्यवहार कर रहा है, वो मानवीय आधार पर व्यवहार नहीं कर रहा है। तो ये जो कुछ घटना है जो पिछले 11 साल में, बल्कि कहना चाहिए 100 साल में जिस तरह का मानस आरएसएस और बीजेपी बना रहे थे, उसी का प्रतिबिंब है ये। और 11 साल में खास तौर पर पूरे समाज में जो उग्रता आई है हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर, उस उग्रता का ये एक मैनिफेस्टेशन है जो अब हमें अतिवाद और आतंकवाद की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। यानी हिंदुत्व सनातन का चेहरा पहनकर अब और आतंक क्रिएट कर रहा है समाज में। हम देखते हैं कि योगी किस तरह से आतंक पैदा करते हैं सनातन के नाम पर। अमित शाह की भाषा, मोदी जी की भाषा, हिमांता विश्व शर्मा की भाषा, पुष्कर सिंह धामी की भाषा, मोहन यादव की भाषा, भजन लाल शर्मा की भाषा, देवेंद्र फडणवीस की भाषा, इन तमाम लोगों की भाषा को पढ़िए आप, तो वो स्पष्ट रूप से बताता है कि एक उग्रता बढ़ती जा रही है। और ये उग्रता उसी तरह से बढ़ती जा रही जैसे कभी हिटलर के जर्मनी में यहूदी के खिलाफ और आर्य नस्ल का होने के अहंकार या भ्रम को लेकर बढ़ी थी, और वो किस तरह से नफरत और हिंसा में बदली और किस तरह से बड़े पैमाने पर कत्ले आम हमने जर्मन नेतृत्व, हिटलर के नेतृत्व में होते देखा था। तो मैं जब ये कह रहा हूँ कि ये खतरनाक संकेत है, तो ये हल्के ढंग से नहीं कह रहा हूँ, इसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है कि देश को किस दिशा में ढकेला जा रहा है। और ख़ास तौर पर जब ये जो ब्राह्मणवाद है अपने आप को कभी असुरक्षित महसूस करने लगता है, तब वो और भी उग्रता अपना लेता है। जैसे अभी ऐसा लग रहा है कि जो सरकार है मौजूदा, वो गिर सकती है, कमज़ोर हो रही है, मोदी कमज़ोर हो रहे हैं, उनकी सरकार की विश्वसनीयता, साख सब गिर रही है। ऐसे में इन 11 वर्षों में ब्राह्मणवाद ने जो अचीव किया है वो उसे हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से संविधान बचाने का मुहिम लोगों के दिमाग में उतर रही है, जातिगत जनगणना के बारे में लोग एकजुट हो रहे हैं, आरक्षण बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं, इस सब ने उस ब्राह्मणवादी एजेंडे को पीछे धकेलना शुरू कर दिया है। ब्राह्मणवाद तो ये सोच रहा था कि अब हम सत्ता में आ गए हैं और ये आरक्षण भी हटेगा, जातिगत आरक्षण की, जातिगत जनगणना की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो दलितों के रक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनको भी डाइल्यूट किया जाएगा, जहाँ जहाँ दलित, आदिवासी, पिछड़े बैठे हैं उनको कैसे वहाँ से हटाया जाएगा। तो उसे तो उम्मीद ये जाग गई थी, लेकिन अब चीज़ें थोड़ा पलटने लगी हैं, घूमने लगी हैं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी ने दलित, आदिवासी, पिछड़ों का एजेंडा अपना लिया है और वो ग्रो कर रही है। तो एक असुरक्षा की भावना
इस वर्ग में पैदा हो गई है, उनसे जुड़े संगठनों पार्टी में पैदा हो गई है, और वो अब आक्रामक ढंग से डराना चाहते हैं दलितों को, जैसे गवई को जूता मारकर डराना चाहते थे, जैसे हरिओम की पीट पीट कर हत्या कर दी गई रायबरेली में दलित थे। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो दलितों के साथ हो रही हैं, वो उनके प्रतिरोध को, उनके संघर्ष को कुचलने की एक कोशिश के रूप में देखिए आप। क्योंकि ये वर्ग अगर उस राजनीति से जो बीजेपी को माफिक नहीं बैठती उससे जुड़ते हैं तो क्या होगा ब्राह्मणवादी एजेंडे का। उसे तो लग रहा था कि हमारे दिन फिर गए हैं और अब हम पूरी तरह से पहले जैसा उनका राज था, वर्चस्व था, उस तरह से राज करेंगे। तो ये एक चिंता है और इसीलिए सनातन का हवा खड़ा किया जा रहा है कि सनातन पर हमले हो रहे हैं, सनातन धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। ये तमाम मूर्खतापूर्ण बातें की जा रही हैं लोगों को बहकाने के लिए, आम हिंदुओं को भड़काने के लिए, ताकि वो एग्रेसिवली एक पर्टिकुलर पार्टी यानी बीजेपी, आरएसएस और उनके सहयोगी संगठनों के साथ जुड़ें और हिंसक रूप से जो विरोधी हैं उनके खिलाफ लामबंद हों, प्रतिकार करें। इसका दूसरा सबसे बड़ा खतरा जो मैं देख रहा हूं कि ये हिंसा का एक प्रदर्शन मात्र था, जूता फेंक कर मारना। ये बहुत बड़ी घटना है, देश की सबसे बड़ी अदालत में घटी है, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिए। और ये संकेत देती है कि जो लोग ऐसी ऊंची जगहों पर इस तरह की हरकत कर सकते हैं, वो गांव, मोहल्ले, शहरों में क्या नहीं कर सकते हैं और क्या नहीं करेंगे, और बहुत कुछ कर भी रहे हैं। इसलिए ये बहुत खतरनाक घटना हुई है सुप्रीम कोर्ट में और इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके लिए तमाम जो मानवीय आधार पर इस तरह के ब्राह्मणवादी, नस्लवादी, जातिवादी लोगों के अत्याचार को गलत मानते हैं, एकजुट होना पड़ेगा उनके खिलाफ, लामबंद होना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि ये हमको स्वीकार्य नहीं है। इसलिए जस्टिस गवई को अकेले मत छोड़िए, उनके साथ खड़े होइए। और उनके साथ खड़े होने का मतलब है कि इस देश के 80% आबादी के साथ खड़े होना है। ये बहुत ज़रूरी सबक है इस घटना का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।